ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने बिहार को आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम के तहत अब तक 165 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ IAS अधिकारी संजीव हंस और उनके करीबियों की लगभग 24 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके आज बोधगया में महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। और औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित पचरुखिया जंगल में CRPF के सर्च अभियान के दौरान 3 शक्तिशाली कमांड IED बम बरामद किए गए। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने बिहार को आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम के तहत अब तक 165 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। राज्यसभा में भाजपा सांसद भीम सिंह के एक प्रश्न के उत्तर में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने इस आशय की जानकारी दी। आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत राज्य को 3 वर्षों में 158 करोड़ 97 लाख रुपए मिले हैं। इसके अलावा आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम के तहत 7 करोड़ 29 लाख रुपए की राशि जारी की गई है। प्रवर्तन निदेशालय ने धन शोधन मामले में भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी संजीव हंस और उनके निकट सहयोगियों की 23 करोड़ 72 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार नागपुर में 3 भूखंड, दिल्ली स्थित 1 फ्लैट और जयपुर स्थित 3 फ्लैट जब्त किए गए हैं। इधर पटना स्थित विशेष अदालत में ED ने संजीव हंस, पूर्व विधायक गुलाब यादव, पुष्पराज, सदाब और 3 कंपनियों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके आज बोधगया में महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमार दिसानायके के आगमन को लेकर बोधगया में व्यापक प्रबंध किए गए हैं। दिन के 10 बजे उनका महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना का कार्यक्रम है। अपने 2 घंटे के प्रवास के दौरान श्री दिसानायके श्रीलंका मंदिर भी जाएंगे। गया के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM ने बताया कि आज सुबह 8:40 से महाबोधि मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित है। सुबह 10:15 के बाद श्रद्धालु मंदिर में पूजा अर्चना कर सकेंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए गया से धर्मवीर भारती। औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित मदनपुर थाना क्षेत्र के पचरुखिया जंगल में CRPF के सर्च अभियान के दौरान 3 शक्तिशाली कमांड IED बम बरामद किए गए। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। CRPF की कोबरा टीम ने पचरुखिया जंगल के लडुइया पहाड़ पर चलाए गए सर्च अभियान के दौरान 3 शक्तिशाली सक्रिय IED बम बरामद किए। ASP अभियान देवेश कुमार मिश्र ने बताया कि सभी बम का वजन 4 से 5 किलो था। सुरक्षा के लिहाज से सभी बम को पहाड़ पर ही डिफ्यूज कर दिया गया। बम इतने शक्तिशाली थे कि डिफ्यूज करने के दौरान बड़े चट्टान उड़ गए। आकाशवाणी समाचार के लिए औरंगाबाद से कमल किशोर। प्रदेश में 50 नए निबंधन कार्यालयों में ई-निबंधन की सेवा शुरू हो गई है। इसके साथ ही राज्य के सभी 137 निबंधन कार्यालय में ई-निबंधन की सेवा शुरू हो गई है। इस सेवा के शुरू होने से अब जमीन, फ्लैट और विवाह निबंधन के कागजात ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। राज्य निवेश प्रोत्साहन परिषद ने 52 औद्योगिक इकाइयों को प्रथम चरण की सैद्धांतिक स्वीकृति प्रदान की है। परिषद की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इन इकाइयों के माध्यम से राज्य में 28,881 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश होना है। वहीं 35 औद्योगिक इकाइयों को 609 करोड़ रुपए से अधिक की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। नागरिकता संशोधन अधिनियम CAA की अधिसूचना जारी होने के बाद भोजपुर जिले से डाक विभाग को पहला आवेदन मिला है। बिहार सर्किल के चीफ पोस्ट मास्टर जनरल अनिल कुमार ने आरा में संवाददाताओं से बातचीत में ये जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आवेदन की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद इस विषय में विस्तृत जानकारी दी जाएगी।
राज्य सरकार ने प्रदेश के कुछ हिस्सों में लोगों को हो रहे अज्ञात बुखार की जांच के लिए एक समिति का गठन किया है। इस बुखार के लक्षण डेंगू और चिकनगुनिया से मिलते जुलते हैं, लेकिन जांच में इसकी पुष्टि नहीं होती है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा गठित 3 सदस्यीय समिति का अध्यक्ष स्वास्थ्य सेवाओं के अपर निदेशक डॉक्टर अशोक कुमार को बनाया गया है। जमुई के नागी और नकटी जलाशय के विकास के लिए जल संसाधन विभाग ने 24 करोड़ 50 लाख रुपए जारी किए हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार नागी जलाशय के विकास पर 14 करोड़ 50 लाख रुपए और नकटी जलाशय के विकास पर 10 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के राजौरी सेक्टर में तैनात भारतीय सेना के हवलदार मनीष तिवारी आतंकी हमले में शहीद हो गए। वे गोपालगंज जिले के भोरे के रहने वाले थे। मनीष तिवारी भारतीय थल सेना के एयर डिफेंस यूनिट में तैनात थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार ड्यूटी कर यूनिट की तरफ लौटने के दौरान पहले से घात लगाए आतंकियों ने उन पर हमला कर दिया। शहीद जवान का पार्थिव शरीर आज गोपालगंज पहुंचने की संभावना है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_पटना पर जा सकते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव से संबंधित 2 विधेयक आज लोकसभा में पेश किए जाएंगे। केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल सदन में संविधान 129वां संशोधन विधेयक और केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक पेश करेंगे। दोनों विधेयकों को सदन की कार्यवाही में सूचीबद्ध किया गया है। हाल ही में सरकार ने देश में एक राष्ट्र एक चुनाव विषय पर विचार के लिए गठित उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार किया है। एक बार जब यह कानून बन जाएगा तो इसे 2 चरणों में लागू किया जाएगा। पहले चरण में लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ होंगे और पंचायत जैसे स्थानीय निकाय चुनाव आम चुनाव के 100 दिनों के भीतर कराए जाएंगे। इस बीच भाजपा ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को आज सदन में उपस्थित रहने के लिए व्हिप जारी किया है। राज्यसभा में संविधान के 75 वर्षों की गौरवशाली यात्रा पर विशेष चर्चा आज भी जारी रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सदन में चर्चा का जवाब देंगे। केंद्र सरकार ने ENWR आधारित प्रतिज्ञा वित्त पोषण के लिए ऋण गारंटी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत किसान अब अपनी उपज के माध्यम से ऋण प्राप्त कर सकेंगे। किसानों को भंडारण विकास और विनियमन प्राधिकरण के साथ पंजीकृत गोदामों में अपनी उपज जमा करने के बाद एक इलेक्ट्रॉनिक नेगोशिएबल वेयरहाउस रसीद दी जाएगी। इस रसीद का उपयोग बैंकों और अन्य ऋण देने वाली संस्थाओं से कम ब्याज दर वाले ऋण प्राप्त करने के लिए डिफॉल्ट के खिलाफ गारंटी के रूप में किया जा सकता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT ने देश भर में NCERT प्रकाशनों की सस्ती और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस अवसर पर कहा कि इससे विद्यार्थियों को विशेषकर टियर 2 और टियर 3 शहरों में NCERT की पाठ्य पुस्तकें आसानी से सुलभ होंगी। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के 3रे चरण का परिणाम जारी कर दिया है। इस चरण के तहत 9वीं और 10वीं कक्षा के शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 15 विषयों की परीक्षा आयोजित की गई थी। परीक्षा में कुल 15,250 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। पूर्व मध्य रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सरस्वती चंद्र ने कहा कि रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा पटना के आराध्या परीक्षा केंद्र पर आयोजित RRB की प्रथम पाली की परीक्षा पुनः आयोजित की जाएगी। गौरतलब है कि इस सेंटर पर प्रथम पाली की परीक्षा निर्धारित समय से 1 घंटा देरी से शुरू हुई थी, जिसका अभ्यर्थियों ने विरोध किया था।
बिहार लोक प्रशासन और ग्रामीण विकास संस्थान की ओर से बिहार विजन डॉक्यूमेंट 2047 तैयार किया जा रहा है। इस संबंध में कल पटना में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। बिपार्ट के महानिदेशक के पाठक ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अगले वर्ष 26 जनवरी को इसे जारी करेंगे। श्री पाठक ने कहा कि यह डॉक्यूमेंट बिहार के उज्जवल भविष्य की दिशा में एक परिवर्तनकारी रोड मैप के रूप में काम करेगा। पूर्वा हवा के प्रभाव से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि राज्य के दक्षिणी हिस्सों में कुछ जगहों पर भीषण ठंड की स्थिति बनी हुई है। रोहतास जिले के टेहरी में कल शीतलहर की स्थिति बनी रही। यहां का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के वैज्ञानिक ने बताया कि अगले 3 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतर भागों में रात के तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। अगले 24 घंटों के दौरान मौसम शुष्क बना रहेगा। अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम स्तर का कुहासा छाए रहने की संभावना है तथा अगले 2 से 3 दिनों के दौरान राज्य के रात्रि तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। कटिहार जिले के रौतारा थाना क्षेत्र के गोविंदपुर में एक ट्रैक्टर की चपेट में आने से मोटरसाइकिल सवार 3 युवकों की मौत हो गई। ये तीनों आपस में चचेरे भाई थे। दरभंगा जिले के सिमरी थाना की डायल 112 की एक गाड़ी गश्ती के दौरान अनियंत्रित होकर पानी भरे गड्ढे में पलट गई। हादसे में एक सिपाही शेखर पासवान की मौत हो गई। सारण जिले के तरैया थाना क्षेत्र के नवारी गांव से पुलिस ने एक हाइवा और कार से 6000 लीटर से अधिक स्प्रीट बरामद की है। मौके से 3 तस्करों को गिरफ्तार किया गया। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने पटना के एक केंद्र पर बीपीएससी की पीटी रद्द होने और परीक्षा माफिया पर सरकार की ओर से की जा रही कार्रवाई की खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, पटना के बापू परीक्षा केंद्र परिसर में हुई बीपीएससी की पीटी रद्द। दैनिक जागरण लिखता है, पेपर लीक के संगठित गिरोह का बना डेटाबेस, दोषी रिश्तेदार भी जाएंगे जेल। प्रभात खबर ने लिखा है, परीक्षा माफिया संजीव मुखिया की गिरफ्तारी पर रोक हटी, जब्त होगी संपत्ति। दैनिक भास्कर ने अपनी विशेष रिपोर्ट में लिखा है, दिव्यांगता कोटे से फर्जी नियोजन, हाथ में गड़बड़ी और श्रवण बाधित कोटे में बहाली। राष्ट्रीय सहारा के शब्द हैं, लोकसभा में गूंजा बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार का मुद्दा। आज अखबार लिखता है, मणिपुर में बिहार के 2 मजदूरों की हत्या मामले में 7 संदिग्ध पकड़ाए। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने बिहार को आकांक्षी जिला और प्रखंड कार्यक्रम के तहत अब तक 165 करोड़ रुपए की राशि जारी की। प्रवर्तन निदेशालय ने वरिष्ठ आईएएस अधिकारी संजीव हंस और उनके करीबियों की लगभग 24 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति को अस्थायी रूप से जब्त किया। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके आज बोधगया में महाबोधि मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। और औरंगाबाद जिले के नक्सल प्रभावित पचरुखिया जंगल में सीआरपीएफ के सर्च अभियान के दौरान 3 शक्तिशाली कमांड आईईडी बम बरामद किए गए। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।